हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पॉलिटी की 7वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। बाकी के 6 क्लासेस हमने प्लेलिस्ट में वीडियो सेव कर दी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का ये 7वां टॉपिक है और इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो शहरी स्थानीय शासन यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एक लाइक करें, एक कमेंट, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं करा है तो शेयर भी कर दें जिस ग्रुप में जुड़े हैं। और जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें। तो शहरी स्थानीय शासन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि 6ठी क्लास में हमने क्या पढ़ा था, फिर इसके बाद हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। हमने अपने 6वीं क्लास में पढ़ा था रिट्स के प्रकार, यानी रिट के प्रकार कितने हैं, तो 5 हैं। जो कि मौलिक अधिकार जब किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो वह जो है अपने मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है, जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करके जो है अधिकार देता है नागरिकों को। ठीक है, तो किस प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका परमादेश, तीसरा आपका प्रतिषेध, चौथा आपका उत्प्रेषण, पांचवा आपका अधिकार प्रेक्षा। तो इस प्रकार की जो है 5 रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, और यह किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि संबंधित हैं, यानी कि मैंने बताया था डीपीएसपी जो है यह एक गोल्स है जिसको राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और जो लोग होते हैं उनके द्वारा यह जो है गोल प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम देश के हर नागरिकों को इन सभी गोल्स को प्राप्त करना है, और यह जो है डीपीएसपी को आप जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था यह एक गोल है, यह कोई आपका अधिकार नहीं है। फिर हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। इसका जो है भाग है 4A आर्टिकल 51A, और यह कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर यानी यह रसिया से लिया गया है। इसमें जो है वर्तमान में आपको जो है 11 मौलिक कर्तव्य मिले हैं, लेकिन जब मूल संविधान में यह कितने थे, तो मूल संविधान में जो है सरदार स्वर्ण सिंह ने कुल 8 मूल कर्तव्य बताए गए थे, लेकिन परंतु जोड़ा कितना गया था, 10 मूल कर्तव्य। इसके बाद आपका 11वां कौन सा हो जाता है, तो 11वां आपका हो जाता है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था। इसमें प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा जरूर प्रदान करें। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा ग्रामीण प्रशासन और शहरी प्रशासन। इसमें जो है पंचायती राज के अंतर्गत, ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत पंचायती राज आता है, जिसका नामकरण किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। इसको प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश काल में जिस समय पंचायती राज का कार्य किया गया था उन सभी के कार्यों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 3 स्तर की ग्राम पंचायतें हैं। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की पंचायती राज है। एक तो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक या मंडल पंचायत, तीसरा आपका है जिला पंचायत। और यह जो है किस आधार, किस समिति की सिफारिश पर जो है 3 प्रकार की पंचायतें का निर्माण किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर जो है इसे 3 प्रकार की ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और पहली बार ग्राम पंचायत कहाँ पर लागू किया गया था ऑफिशियली तौर पर, तो यह लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। अगर राज्य पूछे तो पहली बार राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और फिर हमने देखा था कि अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी 1977 में, इसने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज का उल्लेख किया था। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो है 73वां संविधान संशोधन पास हुआ, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992। तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाता है तो इसको जो है पंचायत संविधान में पंचायती राज को भाग 9 में रखा जाता है। आर्टिकल जो है आपका 243 से लेकर 243O हो जाता है, यानी कि जो है पंचायती राज के लिए टोटल कितने अनुच्छेद हो जाते हैं, तो 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। और पंचायती राज की अनुसूची पूछे तो यह 11वीं अनुसूची है। और पंचायती राज का विषय कितना है, तो पंचायती राज के लिए जो है टोटल 29 विषय रखे गए हैं। ये हमने इतना पढ़ लिया था। फिर हमें पढ़ना था शहरी स्थानीय शासन के बारे में।
तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपने शहरी स्थानीय शासन यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो इसको जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे पंचायती राज को बांटा गया था, तो इसी आधार पर शहरी स्थानीय शासन को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका हो जाता है नगर पंचायत, दूसरा आपका नगर पालिका, तीसरा आपका नगर निगम। ठीक है, यानी ये हो जाता है आपका नगर पंचायत, हो जाता है आपका प्रोटो अर्बन साइट्स, फिर इसके बाद हो जाता है आपका म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरा आपका हो जाता है म्युनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है, तो ये आपके 3 हो जाते हैं स्थानीय शासन जो शहरी स्तर पर लागू हुए हैं। अब एक एक करके हम तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। नगर पंचायत किसे कहते हैं? तो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले ऐसे क्षेत्र जो शहर बनने की अग्रसर हैं, यानी शहर बनने की तरफ जो है अग्रसर हैं, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है। ठीक है, वो क्या है? नगर पंचायत है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोटो अर्बन साइट्स कहा जाता है। और नगर पालिका किसे कहते हैं? छोटे शहरों का प्रशासन, यानी जहाँ पर जो है 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या हो, उसे क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। जबकि नगर निगम किसे कहते हैं? तो बड़े शहरों का प्रशासन, जैसे आपका दिल्ली हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, प्रयागराज, कानपुर, इन सभी जगहों को जो है नगर पालिका के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो जनसंख्या है 5 लाख से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका शहरी स्थानीय शासन है, इसे जो है संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो जिस तरह से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, उसी प्रकार जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे? शहरी प्रशासन, शहरी स्थानीय प्रशासन को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है शहरी स्थानीय प्रशासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और यह संविधान में कब लागू हुआ? तो लागू अपना यानी कि कार्यभार कब से इसका स्टार्ट हो जाता है संवैधानिक तौर से? तो 1 जून 1993 से यह लागू हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि संवैधानिक दर्जा जब दिया गया है तो संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय प्रशासन को रखा गया है? तो शहरी स्थानीय प्रशासन को पार्ट यानी भाग 9A में रखा गया है। आर्टिकल पूछे तो 343 से लेकर 343 तक शहरी स्थानीय प्रशासन का अनुच्छेद है। अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची 12 है, जबकि 11 में जो क्या है पंचायती राज है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम शहरी स्थानीय शासन जो है अंग्रेजों के समय में सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम मद्रास शहर में नगर निगम जैसी संस्था 1687 में स्थापित किया गया था। तो सर्वप्रथम मद्रास शहर में नगर निगम जैसी संस्था 1687 में स्थापित किया गया था। इसके बाद जो है 1793 ईस्वी में एक चार्टर यानी घोषणा पत्र जारी किया गया तथा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। तो चार्टर के माध्यम से जो है पहली बार नगर निगम कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो कलकत्ता में, बॉम्बे में और मद्रास में। और कब किए गए थे? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर का मतलब होता है घोषणा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है शहरी स्थानीय प्रशासन के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे जो आपका हो जाता है लोकल गवर्नमेंट, इनकी जो है चुनाव कैसे होती है, इनकी सारी प्रक्रिया कैसे होती है गांव स्तर पर और शहर स्तर में जो है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, इनके द्वारा जो है जो भी कार्य किए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय शासन। मैंने बताया था स्थानीय शासन में जो है एक तो हो जाता है आपका ग्रामीण स्तर पर, एक आपका हो जाता है शहरी स्तर पर। तो दोनों के जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा दोनों के बारे में आप सभी को डिस्कस कर दिया है कि इनका पहली बार कहाँ पर ये लागू किए गए थे, किस शहर में या फिर किसके द्वारा सबसे पहले, किस प्राचीन काल में। इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत डेमो की तरह से हम सब ने देख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से, लेकिन जो है बहुत कम बनते हैं। अगर आप सभी को लगे बने तो इम्पॉर्टेंट जो हो आप उस पर टिक करके एक बार खुद से रिविजन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पंचायती राज। तो मैंने बताया था कि भारत में जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला, तीसरा हो जाता है आपका जिला पंचायत। तो 3 स्तर हो जाते हैं जो कि किसके द्वारा दिया गया था? बलवंत राय
बलवंत मेहता की समिति के आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद हो जाता है आपका एक अपवाद के तौर पर हम देखेंगे कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 4 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो एक ही स्टेट है पूरे भारत में जहां पर जो है 4 स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है। पहला हो जाता है आपका ग्राम पंचायत, यह भी पूरे देश में लागू है। अचल, ये जो अचल पंचायत है यह सिर्फ जो है कहाँ पर लागू है, पश्चिम बंगाल में। बाकी के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ये तीनों पूरे भारत में लागू हैं, जबकि अचल पंचायत एक एक्स्ट्रा पंचायत जो है कहाँ पर लागू किया गया है, वेस्ट बंगाल में। अब हम देखते हैं एक बार से फिगर से। तो मैंने बताया था सबसे निचले स्तर पर आपका आएगा ग्राम पंचायत, इसके ऊपर जो है आपका क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत या पंचायत समिति, ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, इसे जो है ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो सबसे नीचे ग्राम पंचायत, सेकेंड स्टेप पर उससे ऊपर क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जिला पंचायत हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, इन सभी की प्रक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, ग्राम पंचायत किसी पंचायत क्षेत्र में यानी कि गांव के लेवल पे देखेंगे और खुद को वहां पे जो है प्रेजेंट करके समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ग्राम पंचायत में एक गांव या एक से अधिक गांव हो सकते हैं जो एक पंचायत क्षेत्र होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये आपका पंचायत क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, इसमें एक गांव हो सकते हैं या एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। ठीक है, एक गांव या एक से अधिक गांव हो सकते हैं। यह किस पर डिपेंड करता है, तो यह जनसंख्या पर निर्भर करता है। अगर जनसंख्या कम होगी तो क्षेत्र पंचायत में जो गांव होंगे उनकी संख्या भी कम होगी। ठीक है, तो गांव में जो है जो 6 ग्राम पंचायत चुने जाते हैं उनकी वो जो है किस पर निर्भर करता है, वहाँ की जनसंख्या पर। अगर जनसंख्या कम रहेगी तो जो सदस्य चुने जाएंगे वो जो है जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ से ग्राम पंचायत के सदस्य भी ज़्यादा चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लगभग 1000 की आबादी वाले गांव में ग्राम पंचायत होती है। जहाँ पर 1000 की आबादी होती है वहाँ पे क्या होता है, एक ग्राम पंचायत होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा होती है जो कि गांव के सभी वयस्कों की सभा होती है, यानी एडल्ट्स की सभा होती है। अब वयस्क कौन कहलाएगा, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक है। संवैधानिक तौर पर जो है वयस्क उसे ही माना जाता है जो 18 वर्ष का उम्र पार कर चुका हो। ठीक है, तो वही होता है। तो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा होती है जो कि गांव के सभी वयस्कों की सभा होती है। ये नॉर्मल सी जानकारी है। अब देख लेते हैं इनका चुनाव प्रक्रिया क्या है। ग्राम सभा के सदस्यों की शर्तें। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य की शर्तें मैंने आप सभी को बताया है कि जो पंचायत क्षेत्र होता है उसमें अगर जनसंख्या कम होती है या ज़्यादा होती है तो जो है वहाँ के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी संख्या कम होती है जनसंख्या के आधार पर। अगर जनसंख्या कम हो तो कम या ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा। और जो है प्रत्येक जो क्षेत्र पंचायत होता है उसमें जो है जनसंख्या अगर कम है तो गांव भी कम होंगे। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो उसको जो है छोटे छोटे गांव के रूप में जो है पंचायत क्षेत्र को बांट देते हैं। ठीक है, तो उस जो है गांव में जो ग्राम सभा के सदस्य चुने जाते हैं यानी जो ग्राम सभा के सदस्य बनते हैं वो किस कंडीशन पर बनते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य बनने की शर्तें क्या हैं, तो वो जो है 18 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुका हो, यानी वह जो है वयस्क हो, 18 वर्ष की उम्र पूरी हो गई हो। और यह जो है किससे पता लगेगा, उसके पास कोई वोटर आईडी होगी, आधार कार्ड होगा या पैन कार्ड होगा, इस तरह का उसके पास कोई आईडी होगा। ठीक है, और गांव की मतदाता सूची में यानी कि जो गांव का जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अगर मैं आपको फिगर से समझाऊं तो मान लीजिए ये आपका हो जाता है एक गांव जिसका क्या नाम है, फुलेरा गांव। इसकी टोटल आबादी कितनी है, तो मान लीजिए इसकी टोटल आबादी है 1000। और इस गांव में इस आबादी में यानी कि 1000 आबादी में से जो है 800 लोग ऐसे हैं जो कि 18 वर्ष से अधिक हैं। तो फुलेरा गांव में जो आबादी है 1000 टोटल आबादी है, जिनमें से 800 लोग जो है 18 प्लस एज के हैं। तो यही 800 जो लोग हैं क्या कहलाते हैं, यही ग्राम सभा के सदस्य कहलाते हैं। बाकी जब फुलेरा गांव का चुनाव होगा तो उसमें क्या होता है, तो फुलेरा गांव के ग्राम पंचायत को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाएगा। तो फुलेरा गांव के ग्राम पंचायत को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है। तो जब इन वार्डों को बांट दिया जाता है छोटे छोटे वार्डों में, तब इनसे जो है प्रत्येक वार्ड से जो है सदस्य चुने जाते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं।
तो ग्राम पंचायत में जो पंचायत क्षेत्र होती है उसको वार्डों में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए मैंने आप सभी को बताया कि ये आपका हो जाता है फुलेरा पंचायत टोटल, और इसमें कुल कितने वार्ड हैं, तो मैंने बताया कि जो है फुलेरा गांव के जो ग्राम पंचायत होते हैं उनको छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो इसमें जो फुलेरा पंचायत है तो इसको पूरा ये आपका हो जाता है फुलेरा पंचायत, इसको जो है छोटे छोटे कुल वार्डों में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से कितने वार्ड हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जो है फुलेरा पंचायत में कुल कितने वार्ड हो जाते हैं, 9 वार्ड हो जाते हैं। और प्रत्येक वार्ड से जो है एक प्रतिनिधि का चयन होता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं। तो प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि का चयन होता है जिसे वार्ड पंच कहते हैं। तो ये आपका एक वार्ड हो जाता है। यहाँ से एक वार्ड पंच का जो है क्या होता है, प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से 9 वार्ड पंच चुने जाएंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, सभी जगह से जो है एक एक वार्ड पंच चुने जाते हैं। फिर क्या होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य, जो ग्राम पंचायत का सदस्य यानी वार्ड पंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य यानी जो होते हैं वार्ड पंच, ठीक है, ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। तो ग्राम सभा के सदस्य जो है ये ग्राम प्रधान वार्ड पंच जो है प्रधान को नहीं चुनते हैं। यहाँ पे देखें ग्राम सभा के सदस्य यानी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि फुलेरा गांव की टोटल आबादी 1000 है, जिनमें से 800 लोग क्या हैं, 18+ हैं। यही जो है क्या चुनेंगे, गांव के प्रधान को चुनेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक बार आ जाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य क्या चुनते हैं, वोट के माध्यम से जो है ग्राम का प्रधान चुनते हैं। इसे कहीं कहीं पर सरपंच कहते हैं और कहीं पर मुखिया भी कहा जाता है। तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत के सदस्य आपस में से एक को उप प्रधान चुनते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं यानी जो वार्ड पंच होते हैं वही जो है अपने में से जो ये 9 हैं इन्हीं में से जो है एक को क्या बना दिया जाता है, उप प्रधान भी बना दिया जाता है, ताकि जो प्रधान है यानी जो ग्राम का मुख्य प्रधान है अगर ये किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो इनके कार्यकाल को कौन देखेगा, उप प्रधान देख सकता है। अब इस प्रकार से देखें तो ग्राम पंचायत के अंदर कितने लोग हो जाते हैं, तो एक तो आपका वार्ड पंच हो जाएगा, दूसरा उप प्रधान, तीसरा आपका प्रधान यानी मुखिया या सरपंच भी कह सकते हैं। और जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है यह कितने वर्षों के लिए होता है, तो यह 5 वर्षों के लिए इसको चुनाव होता है। नेक्स्ट है आपका, जब इतने लोग यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत में कार्य करेंगे, ठीक है, तो यानी कि ये जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। तो इसमें कोई गवर्नमेंट अधिकारी नहीं होता है, इसलिए ये काम अच्छे से कर रहे हैं, गांव में अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सभी के कार्यों को देखने के लिए सरकार जो है गांव स्तर पर एक सचिव की नियुक्ति करता है। तो सचिव की क्या होती है, सचिव की नियुक्ति होती है, इसे जो है जनता के द्वारा वोट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखें। तो सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव, ठीक है, एक पंचायत सचिव की नियुक्ति होती है। तो सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में एक सचिव का भी नियुक्त किया जाता है जो कि इन सभी के कार्यों को यह देखता है और देखने के बाद उसका हिसाब किताब लगाकर उसे कहाँ भेजता है, ऊपर स्तर पर सरकार के पास भेजता है। इसके बाद पंचायत का जो सचिव है वही ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ठीक है, तो ये आपका जो सचिव है यह किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि यह पेपर देकर पास होता है। ठीक है, इसके बाद आपका है पंचायत सचिव का कार्य। तो ये जो आपका पंचायत सचिव है इसका कार्य क्या होता है, तो ग्राम सभा की बैठक बुलाना। ग्राम सभा की बैठक में कौन कौन लोग आते हैं, तो ये जो 1000 में से 800 लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं, आप देखते होंगे वैसे कोई जाता वाता नहीं है, क्योंकि काम की वजह से और उनको पता भी नहीं होता है कि हमें भी अगर मीटिंग होनी तो हो रही है तो हमें भी जाना चाहिए, लेकिन इनको पता नहीं होता, तो ये लोग नहीं जाते हैं मीटिंग में। सिर्फ जाते कौन है, तो वार्ड पंच चले जाएंगे, उप प्रधान, कहीं पर उप प्रधान की जो है पोस्ट होती है, कहीं पर नहीं होती है, प्रधान चले जाएंगे। ठीक है, और साथ में कौन होगा, साथ में आपके जो ग्राम सभा के बैठक बुलाते हैं यानी पंचायत सचिव भी होते हैं।
जो पंचायत सचिव ग्राम सभा की बैठक बुलाता है और उसका रिकॉर्ड रखता है कि गांव में जो है किस प्रकार का काम हुआ है, क्या क्या काम और होना चाहिए, इन सभी का ब्यौरा जो है वो सरकार को देता है। तो सरकार को ब्यौरा कौन देता है? पंचायत सचिव देता है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत यानी ग्राम पंचायत का जो इनकम है ये कहाँ से होता है? तो इसका जो है स्रोत बनता है, यानी गांव में विकास करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो सरकार इसमें अनुदान देती है, यानी सरकार द्वारा आता है। कुछ जो है टैक्स लगते हैं, और कुछ जो है सेस, यानी जो कर के ऊपर कर लगे उसे सेस कहा जाता है। चुंगी कर जो कि बाजार पर लगता है, कहीं मेला लगाया गया है या फिर कहीं पर कुछ प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है, तो यह जो है टैक्स लगाया जाता है। और यह टैक्स जो है लेता कौन है? तो राज्य वित्त निगम यह टैक्स लेकर किसको देती है? तो राज्य वित्त निगम यह जो है टैक्स लेकर किसको देती है? यह देती है ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, और इसके बाद जो वार्ड पंच होते हैं और जो वित्त सचिव होते हैं, इन सब के पास जो है पैसा जाता है। और पैसा कहाँ से जाता है? तो राज्य वित्त निगम कार्य निगम से जाता है। निगम या इसे आयोग भी कह सकते हैं। तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये पैसा दिया जाता है। और राज्य वित्त निगम या आयोग का जो है उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 243 आई में है। तो ये हमारा हो जाता है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उनका चुनाव किस विधि से होता है, और इसके बाद उनके जो है कार्य को निगरानी करने के लिए सरकार के द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है? तो सचिव नियुक्त किया जाता है। तो अब हमारा पढ़ेंगे अब हम क्षेत्र पंचायत, जिसे ब्लॉक पंचायत या जनपद पंचायत भी कहते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि कई ग्राम पंचायतें मिलकर जो है पंचायत समिति का गठन करती हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो है क्या कहलाते हैं? तो ये बीडीसी कहलाते हैं। आपने सुना होगा बीडीसी का चुनाव होता है, तो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हें जो है बीडीसी कहा जाता है। अलग अलग पंचायतों से उनकी जनसंख्या के हिसाब से पंचायत सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। यह भी जो है किस पर डिपेंड करता है? तो जनसंख्या के आधार पर भी पंचायतों से जो बीडीसी चुने जाते हैं, इनका भी जो है किस प्रकार से प्रक्रिया किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अगर क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या कम है तो बीडीसी की भी संख्या कम होगी, अगर ज़्यादा है तो बीडीसी जो है उस क्षेत्र से ज़्यादा चुने जाएंगे। इसके बाद और जो यही बीडीसी होते हैं, यानी जो क्षेत्र पंचायत पर सदस्य चुने जाते हैं, जनता के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है बीडीसी का। यही जो है जैसे किसी क्षेत्र पंचायत में मान लीजिए क्षेत्र पंचायत में जो है अगर इस क्षेत्र पंचायत में 9 से 10 जो है बीडीसी चुने जाते हैं, तो यही बीडीसी जो है अपने में से एक बीडीसी को है क्या बना देते हैं? ब्लॉक का प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक प्रमुख की नियुक्ति भी की जाती है क्षेत्र पंचायत में। इसके बाद अब देखते हैं कि क्षेत्र पंचायत में कितने लोग होते हैं। तो बीडीसी सदस्य होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और यह बीडीसी जो है अपने में से एक को जो है ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं, और कहीं कहीं पर भी उप प्रमुख होता है, यानी कि अगर ब्लॉक प्रमुख की गैर हाजिरी रहे तो जो है उप प्रमुख उनके कार्यों को देख सकता है। अब मैंने बताया था कि जो है ग्राम पंचायत पे इन सभी के कार्यों को देखने के लिए, यानी प्रधान, सरपंच जो प्रधान होते हैं, वार्ड होते हैं या उप प्रधान होते हैं, इनके कार्यों को देखने के लिए गांव स्तर पर कौन नियुक्त होता था? सचिव होते थे। उसी प्रकार क्षेत्र पंचायत में बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और उप प्रमुख के कार्यों की निगरानी रखने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको बीडीओ कहा जाता है, यानी खंड विकास अधिकारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्षेत्र पंचायत में उस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी शामिल होते हैं। तो क्षेत्र पंचायत में जो है एक सांसद होता है। ठीक है, एक क्षेत्र पंचायत में एक जो है सांसद होते हैं, लेकिन विधायक जो है ये कई हो सकते हैं। यह जनसंख्या पर जो है डिपेंड करता है। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कितनी भी जनसंख्या रहे, सांसद जो है अभी तक एक ही सांसद की व्यवस्था की गई है, जबकि विधायक जो है जनसंख्या के आधार पर 1 से 2 हो सकते हैं। एक बार आपको मोटे तौर पे पूरा फिर से बता दें, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी हमने जिला परिषद के बारे में नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट हम जिला परिषद के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स देखेंगे, यानी कि आपका हो जाता है जिला परिषद। तो जिला परिषद के अंतर्गत क्या आता है? आपका क्षेत्र पंचायत आता है। ठीक है, तो एक जिला परिषद के अंतर्गत मान लीजिए 4 क्षेत्र पंचायत आते हैं। तो एक क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत
आपका क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है। तो एक क्षेत्र पंचायत में कितने ग्राम पंचायत हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे छः बना दिया है। तो मान लीजिए आप 6 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ग्राम पंचायत हो जाते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो है जो सरकारी कर्मचारी नियुक्त होता है उसे सचिव कहते हैं। और इसके बाद यहीं से 1 2 3 4 5 6, तो इस 6 ग्राम पंचायतों में से मान लीजिए कहीं पे जनसंख्या कम है तो कहीं पे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो है क्षेत्र पंचायत सदस्य कितने चुने जाते हैं, तो मान लीजिए मोटी मोटा 15 बीडीसी चुने जाते हैं। ठीक है, तो यही बीडीसी जो है अपने में से एक को ब्लॉक प्रमुख चुन देंगे। और क्षेत्र पंचायत में जो है जो इस ये पूरा एक बॉक्स है, तो ये आपका क्षेत्र पंचायत हो जाता है। तो इस क्षेत्र पंचायत में जो गवर्नमेंट ऑफिसर नियुक्त होते हैं उन्हें बीडीओ कहा जाता है, यानी खंड विकास अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम वही होता है, बस थोड़े से पोस्ट में जो है नाम बदल दिया जाता है। बाकी जो है विकास कार्य में जो कार्य किया जाता है, जो स्तर बनाए गए हैं, सभी एक तरह से हैं, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक ही वीडियो में मैं इसे पूरा क्लियर कर दूंगा और बाद में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका जिला पंचायत, यानी जिला परिषद भी इसे कहा जाता है। इसमें जो है क्या है, सेम प्रोसेस वही है जो ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में होता था। तो इसमें क्या है, सभी क्षेत्र पंचायतों से मिलकर बना होता है। तो मैंने क्या बताया कि सभी क्षेत्र पंचायत, ये आपका क्षेत्र पंचायत है, तो ये पूरा एक बॉक्स क्षेत्र पंचायत, ये भी क्षेत्र पंचायत है। मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये चारों क्षेत्र पंचायत मिलकर जो है क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। तो सभी क्षेत्र पंचायतों से मिलकर बनी होती है। क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं, यानी ये, ठीक है, जो ये आपके होते हैं बीडीओ, जो यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। ठीक है, जो ये ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं वही क्या होते हैं, वही जिला स्तर पर क्या बन जाते हैं, जिला परिषद के सदस्य बन जाते हैं। तो इन 15 सदस्य में से एक आपके ब्लॉक प्रमुख निकल के आते हैं एक क्षेत्र पंचायत से। लेकिन चारों क्षेत्र पंचायत से कितने ब्लॉक प्रमुख हो जाएंगे, तो आपके 4 ब्लॉक प्रमुख हो जाएंगे, जो यही जिला स्तर पर क्या कहलाते हैं, जिला परिषद के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो एक क्षेत्र पंचायत से एक ब्लॉक प्रमुख निकले, 4 क्षेत्र पंचायत से 4 हो गए, और यही चारों जो है जिला पंचायत के क्या कहलाते हैं, सदस्य कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका जिले में सांसद और विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो क्षेत्र पंचायत होता है उस क्षेत्र में सांसद और विधायक होते हैं। सांसद एक हो सकता है और विधायक एक से अधिक हो सकता है, वह जो है जनसंख्या पर डिपेंड करता है। उसी तरह जिले में जो है सांसद और विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। तो क्षेत्र पंचायत में कितने आपके सांसद हो जाते हैं, तो 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हर जो है क्षेत्र पंचायत से एक सांसद निकलेंगे। ठीक है, एक सांसद निकलेगा और एक जो है क्या निकलेगा, ब्लॉक प्रमुख। तो ये एक एक निकलेंगे। जबकि मान लीजिए इस क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या ज़्यादा है, तो मान लीजिए यहाँ से 2 विधायक निकल गए, तो इनकी संख्या 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र पंचायत में कितने लोग हो जाते हैं, एक सांसद, एक बीडीओ, एक ब्लॉक प्रमुख और 2 विधायक। तो इनकी संख्या 4 हो जाती है। यही चारों जो है एक क्षेत्र पंचायत से निकलते हैं। और मान लीजिए इसी तरह से सेम प्रोसेस तीनों बॉक्स में और है, तो ये कितने हो जाएंगे, 12 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये 16 सदस्य हो जाएंगे। और यही 16 सदस्य जो है जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो जिले में सांसद और विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज। इसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज यानी स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना प्रतिशत दिया गया है संवैधानिक तौर पर, तो 33%, यानी 1/3 दिया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, 33%, यानी 1/3 है। जबकि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यानी यूके मतलब उत्तराखंड में जो है महिलाओं को जो है आरक्षण कितना प्रतिशत दिया गया है, तो 50% दिया गया है। तो बाकी के इन 3 राज्यों में 50% है और पूरे राज्यों में 33%, जो कि संवैधानिक तौर पर महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज में दिया गया है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, जैसे आपने पंचायती राज के बारे में देखा, अगर वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो इसको जो है मैं 2 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। शहरी स्थानीय शासन, इसमें जो है क्या है कि शहरों को कई वार्डों में विभाजित किया जाता है। जिस तरह से वहाँ मैंने बताया था उसी तरह से सेम प्रोसेस यहाँ भी है। तो मान लीजिए ये आपका कोई शहर हो जाता है पूरा। ठीक है, इन शहरों को जो है वार्डों में बांट दिया गया है। तो मैंने इसको बांटा है, तो इसमें टोटल 20 वार्ड आए हैं।
तो शहरों को जो है वार्डों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक वार्ड से, यानी एक वार्ड ये आपका हो जाता है, तो प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है जिसे निगम पार्षद, तो एक निगम पार्षद इसमें, एक इसमें, तो इस तरह से जो है 20 कौन हो जाएंगे, निगम पार्षद हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 निगम पार्षद हो जाते हैं। पार्षद को और क्या कहा जाता है, तो सभासद कहा जाता है, काउंसिलर भी कहा जाता है। ठीक है, काउंसलर नहीं है, काउंसिलर है। तो ये आप याद रखेंगे। वैसे सभी नॉर्मली जो है किसी को पता होता है, तो पार्षद के बारे में सभी बात करते हैं। तो प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है जिसे पार्षद कहा जाता है। अब यही पार्षद किसी को चुनते हैं तो ये देख लेते हैं। तो शहर के लिए एक मेयर जिसे महापौर का चयन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा किया जा सकता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप में भी पार्षदों द्वारा किया जाता है। तो जो ये मेयर होते हैं इनका चुनाव जो है कहीं कहीं पर जो है प्रत्यक्ष यानी जनता के तौर पर होता है, और कहीं कहीं पर जो ये जनता पार्षद को चुनती है वही पार्षद जो है अपने में से एक को क्या चुन लेते हैं, मेयर चुन लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपका कोई शहर हो गया, एक शहर जैसे दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो है आपका मेयर का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये 2 बॉक्स है, तो इसमें जो है कहीं कहीं पर दोनों सिस्टम है। जो मेयर है इसको भी जनता चुनती है और पार्षद को तो चुनती है। तो जनता जो है जब जाती है पार्षद को चुनने के लिए तो उसको 2 पर्चियां दिया जाता है। एक में जो है आपका पार्षद हो जाते हैं और एक में आपके मेयर हो जाते हैं। तो जनता जो है मेयर और पार्षद दोनों को चुन लेती है। और दिल्ली जैसे शहरों में क्या है कि यहाँ पे जो है सिर्फ पार्षद चुना जाता है, मेयर नहीं चुना जाता। तो यहाँ पे जो है यही पार्षद जो है मेयर को चुन लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अप्रत्यक्ष तौर पर, और जनता चुने तो वही प्रत्यक्ष तौर पर। नेक्स्ट है आपका मेयर और पार्षद और मेयर मिलकर नगर निगम का गठन कितने वर्षों के लिए करते हैं, तो 5 वर्षों के लिए करते हैं। नगर निगम में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। तो मैंने बताया था जैसे आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत होता है, इन दोनों में जो है सचिव और बीडीओ की नियुक्ति की जाती है। उसी तरह जो है नगर निगम में भी जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, पार्षद, मेयर और सरकार के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी इसमें भी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 स्तर की सरकारें हो जाती हैं। निर्णय लेने का कार्य जो है पार्षदों की समितियां करती है। यानी कि आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जो है गाड़ी लेकर आता है, कचड़े वाला चिल्लाता रहता है कि कचरा वाला आया घर से, कचरा निकाल, इस प्रकार से कोई गाना बजता है। मैं तो मतलब शहर से हूँ नहीं, बट इतना मुझे पता है। तो निर्णय लेने का कार्य जो है कौन करता है, पार्षदों द्वारा किया जाता है। तो निर्णय लेने का कार्य कौन करता है, पार्षद की जो समितियां होती हैं वो करती हैं निर्णय लेने का कार्य। लेकिन उन निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो उस सरकारी कर्मचारी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार के बारे में। इसमें आपको पढ़ाएंगे विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाता है आज का टॉपिक। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप सभी को पीडीएफ अच्छे से क्लियर ना हो तो कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से वीडियो का पीडीएफ बना लें, फिर इसके बाद अपलोड करेंगे। ठीक है, जितना भी पीडीएफ अभी पॉलिटी से अपलोड किया है उसको हम फिर से अभी फ़ोटो खींचकर उसको फिर से अपलोड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप सभी अपना जो भी आपकी समस्या है उसको बता दिया करें। हम कोशिश करेंगे कि सभी का निवारण कर सकें। तो कल फिर मिलते हैं। अगर कोशिश करेंगे, अगर जो है अभी शाम तक अगर टाइम मिल जाता है तो हम फिर से जो है इन सभी के बारे में टॉपिक अपलोड कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।